Namaskar, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And on this channel now we are going to discuss about industrial disputes. What is the meaning of industrial dispute? What are the types of industrial disputes? And what are the main causes of industrial dispute? So let us learn by one in easy words. सो जब हम डेफिनेशन की बात आती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करने की, तो एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी व्यूड एज फ्रिक्शन और disagreement between two or more parties involved due to the difference in their perceptions, opinions, mindsets, attitudes, and values. In an organization, the parties engaged in such disputes can be employer-employee, employee-employee, or employer-employer. So, industrial dispute can be viewed as a friction or disagreement. So, industrial dispute क्या है? जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो भी वर्क प्लेस के रिलेशन है, जो भी वर्क प्लेस से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पर अगर कोई फ्रिक्शन हो जाए, मनमुटाव हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए दो पार्टी के बीच में, वो दो पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी हो सकता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉई भी हो सकता है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर भी हो सकता है. सो रिलेशनशिप कैन वेरी ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर परसेप्शन. वैसे तो परसेप्शन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एरिया में यूज होता है, क्योंकि परसेप्शन से ही इलेक्शन जीते जाते हैं. राइट और रॉन्ग क्या है ये बाद की बात है, बट फॉर टाइम बीइंग परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है, और जैसे ही लोगों को ऐसा लगने लगता है उनका झुकाव किसी तरफ हो जाता है. डिस्प्यूट में भी यही हाल है, चाहे वो घर के डिस्प्यूट हो, डोमेस्टिक डिस्प्यूट, और चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो. डिस्प्यूट में परसेप्शन बहुत बड़ा मैटर करता है. लोगों की अवधारणा क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं उस इशू के बारे में, और उस सोच के अनुसार कई बार डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. सो इसलिए डिफरेंसेस इन देयर परसेप्शन, ओपिनियन, माइंडसेट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज. वर्क प्लेस पे किसी न किसी कारण से जब परसेप्शन चेंज हो जाए, ओपिनियन चेंज हो जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए, एटीट्यूड चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, और उसके चलते डिसएग्रीमेंट हो जाए, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नाम दिया गया है. ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच तो फेमस है, लेकिन ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच भी हो सकता है, और ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच भी हो सकता है. बड़े लेवल पे जब बात करें तो बड़े लेवल पे गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा देशव्यापी रेलवे का स्ट्राइक चलता है, धरना चलता है, देशव्यापी बहुत बहुत संगठन जो है वो अपना प्लान करते हैं, कई प्रकार के उनके डिस्प्यूट होते हैं. तो इसलिए मैसिव लेवल पे गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी डिस्प्यूट देखे गए हैं. सो डिस्प्यूट क्या है? ये दो या दो से बॉडी के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट, डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड. सो ये सब क्या है? डिफरेंस है. डिफरेंस होने के चलते डिस्प्यूट अराइज हो जाता है. ठीक है साहब, इसको हमने हिंदी में दिया है नाम. इंडस्ट्रियल का होता है डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल का होता है औद्योगिक, और डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद. सो औद्योगिक विवाद हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को हिंदी में. सो एवरी ह्यूमन बीइंग से अ लेबर हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट नीड्स. सो समझने वाली बात है, ये कॉमन सेंस की बात है. इस धरती पे जितने लोग हैं सबके अपने अपने कुछ नीड होते हैं. वो नीड कैसे हो सकते हैं? इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल नीड्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी नीड हो सकते हैं, भांति भांति के नीड हो सकते हैं. व्हेन दीज रिक्वायरमेंट्स डू नॉट गेट सेटिस्फाइड, अगर आपके नीड मीट नहीं होते, अगर आपके नीड सेटिस्फाई नहीं होते हैं, देयर अराइजेज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर.
जब वर्कर का जो भी नीड है उस नीड को फुलफिल नहीं कर पाता एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल है समझने के लिए, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ऑफ टू काइंड्स, टू टाइप के होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स and collective disputes. The individual disputes may be disputes such as reinstatement, compensation for wrong termination, disputes related to wages, bonus, profit sharing, hours of work may be collective disputes. So क्या होते हैं, कई बार किसी व्यक्ति विशेष का एम्प्लॉयर से डिस्प्यूट हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को टर्मिनेट कर दिया गया, किसी व्यक्ति विशेष को रिइंस्टेंट करने का मतलब दोबारा उसको रखने का इशू है। तो जब किसी इंडिविजुअल का कोई इशू होगा तो उसको इंडिविजुअल डिस्प्यूट कहेंगे। और ऐसा कोई डिस्प्यूट जिस पर सबका इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ हो, सबका इंटरेस्ट उसमें मिला हुआ हो, जैसे वेज का है सबका वेज होगा, बोनस है सबका बोनस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा सबका होगा, तो जहाँ पे सबका होगा वो कलेक्टिव डिस्प्यूट होता है। और जहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल का इशू है, एक इंडिविजुअल का नीड है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वहाँ पर इंडिविजुअल डिस्प्यूट होता है। सो ब्रॉडली डिस्प्यूट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मैनेजमेंट को ये समझना पड़ेगा ये इंडिविजुअल का डिस्प्यूट है या कलेक्टिव है। अगर इंडिविजुअल का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ते हैं। Types of industrial dispute. Based upon objective behind on an industrial dispute, we can distinguish it into the four broad categories. So इससे पहले हमने टू जो देखा था वो इंडिविजुअल के सिंगल पर्सन और मल्टीपल पर्सन के बेसिस पर था। यहाँ पर क्या है, कैटेगरी हम बांट रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव जब करते हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऑब्जेक्टिव के बेस पर चार उसके टाइप्स हैं। फोर टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट बेस्ड इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिस्प्यूट हो सकते हैं, ग्रीवेंस डिस्प्यूट हो सकते हैं, रिकॉग्निशन डिस्प्यूट हो सकते हैं। रिकॉग्निशन डिस्प्यूट की जब भी बात आएगी तो ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन से ही होगा। सो इसका सीधा और ट्रेड यूनियन को कौन सा कंपनी रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं कर रही है। सो ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन की जब भी बात आएगी तो ये रिकॉग्निशन डिस्प्यूट होगा। बाकी जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है वर्कर से रिलेटेड है, ग्रीवेंस डिस्प्यूट है वर्कर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट डिस्प्यूट है वर्कर से रिलेटेड है। सो आइए इन चारों को संक्षेप में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स, the interest disputes here refers to gains. तो इंटरेस्ट का मतलब यहाँ गेन से है। Therefore, the conflicts concerning the economic or non-economic interest of the employees, such as increasing the remuneration, working condition, job security, other benefits are called interest disputes. So इसमें इंटरेस्ट डिस्प्यूट में हम कैसे इशूज को लेकर के आते हैं, वो सारे इशू जिसमें लगभग सभी वर्कर का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, जिससे सभी वर्कर का गेन होने वाला है। रेमुनरेशन, उनका जो मासिक वेतन बढ़ेगा, सो उनका डेली वेजेस बढ़ने से रिलेटेड है। वर्किंग कंडीशन अगर वर्क प्लेस पे कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड है। जॉब सिक्योरिटी की बात हो और इससे रिलेटेड और भी बेनिफिट की बात हो। तो जब वर्कर के बेनिफिट की बात आएगी तो इसको हम, और इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो इसको इंटरेस्ट डिस्प्यूट के नाम से जानेंगे। इंटरेस्ट डिस्प्यूट के बाद से दूसरा जो है रिकॉग्निशन डिस्प्यूट। सो द ट्रेड यूनियंस ऑफन इंटर इनटू अ डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट ड्यूरिंग नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एम्प्लॉयज। क्या है, कभी कभी एक यूनिट में, एक बड़ी यूनिट होगी उसमें दो चार ट्रेड यूनियन फंक्शन करने लगती है। ट्रेड यूनियन का भी आपस में डिफरेंट प्रकार के इश्यूज होते हैं। सो जो दूसरा तीसरा ट्रेड यूनियन होगा वो भी रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करेगा और उसके रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो भी इशू होंगे उसी को रिकॉग्निशन डिस्प्यूट कहते हैं। सो
समटाइम्स फॉर दिस निगोसिएशन द मैनेजमेंट डिनाइज आइडेंटिफाई द ट्रेड यूनियन। कितना ट्रेड यूनियन को हम आइडेंटिफाई करेंगे साहब? आप एक ट्रेड यूनियन बना लो, हम उससे बात करेंगे। 2 ट्रेड यूनियन बना लो, हम उससे बात करेंगे। 10-20 ट्रेड यूनियन बनाएंगे, 10-20 लोगों से वार्तालाप करना पड़ेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, कंपनी के लिए बिग इशू हो जाएगा। इसलिए कंपनी ये देखती है कि इस ट्रेड यूनियन को हमें रिकॉग्नाइज करना भी है कि नहीं करना है। अगर नहीं करते हैं तो वो ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन डिस्प्यूट आ जाता है। ठीक है जी। Even when there are many trade unions in an organization, each one of them struggles to get recognized by the management। एक बार ट्रेड यूनियन फॉर्म कर दिए तो उनके पास अब सीधे टारगेट बच जाता है अपना रिकॉग्निशन कैसे कराया जाए। तीसरा जो है ग्रीवेंस डिस्प्यूट्स और राइट डिस्प्यूट्स। The conflicts concerning the employee's right and legal issues with the management are termed as grievance dispute. It includes promotion, work duration, leave allowance, overtime, fringe benefits, safety and security. So इसमें क्या है, एम्प्लॉयज के कुछ राइट होते हैं और कुछ उनके लीगल इशू क्रिएट हो जाते हैं मैनेजमेंट के साथ विद द टर्म ऑफ द एंगेजमेंट। सो उससे रिलेटेड जो भी इशू होंगे उसको ग्रीवेंस डिस्प्यूट कहते हैं। ग्रीवेंस डिस्प्यूट में किसी का प्रमोशन हुआ, किसी का नहीं हुआ, वर्क ड्यूरेशन चेंज करना है क्या, लीव परमिटेड है कि नहीं परमिटेड है, ओवर टाइम देना है कि नहीं देना है, फ्रिंज बेनिफिट क्या क्या हमें देना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के क्या इशू हो सकते हैं, ये सब जो बातें होती हैं इसके बारे में जो डिस्प्यूट होता है उसको ग्रीवेंस डिस्प्यूट और राइट डिस्प्यूट्स के नाम से जाना जाता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डिस्प्यूट, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके नाम पे अलग से एक एक्ट भी बना है। सो द डिस्प्यूट्स ओवर द अनएथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द लेबर सच एज डिस्क्रिमिनेटिंग देम फॉर होल्डिंग मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, रेस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशन, employing new workers during a strike and denial to bargain are called unfair labor practices। so unfair labor practices में क्या होता है, कई बार एम्प्लॉय बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उनके इश्यूज को देखते हुए एम्प्लॉयर भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। सो कुछ एम्प्लॉयर ऐसे ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो उन्हें शायद नहीं लेनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट में नहीं लेनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पे गए तो एम्प्लॉयर दूसरे वर्कर को रख लेगा, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस और ट्रेड प्रैक्टिस में कहा जाता है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसको नहीं करना है। उसी तरीके से बार्गेनिंग हो रही है, उसके बार्गेनिंग को डिनाइल कीजिए, तो ये मोस्टली डिपेंड करता है कि उस एरिया में वर्कर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर वर्कर की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो एम्प्लॉयर का पोजीशन अच्छा है, अगर वर्कर की अवेलेबिलिटी कम है तो वर्कर की बातों को मानना भी पड़ेगा। सो अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, उससे रिलेटेड कोई इशू बनती है तो उसको अनफेयर लेबर डिस्प्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने ये 4 प्रकार के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में जाने। ये 4 प्रकार के ब्रॉड टाइप्स हैं ये। अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, अनगिनत कॉजेज हो सकते हैं, क्योंकि ये परसेप्शन से क्रिएट हो जाता है और परसेप्शन के तो बहुत से कॉजेज हो सकते हैं। फिर भी फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनमें से कुछ कॉजेज को क्लासिफाई करके यहाँ पर समझेंगे। Even the smallest of the reasons can contribute to the raising of conflicts in an organizational setup if it impacts the respondent to great extent। So कभी कभी छोटी सी छोटी चिंगारी भी बड़े से बड़े आग का कारण बन जाती है। वही हाल यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का भी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कभी कभी छोटे छोटे इशू जो हैं, अगर टाइम से उनको रिजॉल्व नहीं किए गए तो वो बड़े इशू के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। Let us have an in-depth analysis of each of them caused by reaching out to the roots of industrial disputes। So, आइए इनमें से कुछ कॉजेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला जो है इकोनॉमिक कॉजेस, दूसरा मैनेजेरियल कॉजेस, तीसरा गवर्नमेंट मशीनरी, चौथा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, फिफ्थ
वेज बोर्ड, 6th जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड 7th अदर कॉजेस। सो यहाँ पे ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में इनके कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बांटा गया है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। The ultimate aim of the labor is to earn their livings and meet their economic ends, whereas the business it is generating profit. So क्या है, जब इकोनॉमिक अफेयर्स चलता है तो इकोनॉमिक अफेयर्स में दो इंटरेस्ट होते हैं। जो लेबर का इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, उसका जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, और जो मैनेजमेंट है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। सो दोनों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्लैश कर रहा है, दोनों के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं यहाँ पे। देयरफॉर ऑन द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन टेक प्लेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर। सो अगर लेबर के इकोनॉमिक जो नीड है वो फुलफिल नहीं होते हैं तो इट मे कन्वर्ट इनटू लेबर डिस्प्यूट। It includes demanding a higher wages, increasing the profits, bonus and allowances, replacing machinery, improving working condition, duration and other necessary facilities. So ये जितने भी इकोनॉमिक कॉजेज हैं, इकोनॉमिक नीड्स हैं, इस इकोनॉमिक नीड्स जो होती हैं वो वर्कर का होता है, एम्प्लॉय का होता है, और एम्प्लॉय के वर्किंग नीड को अगर फुलफिल नहीं किया जाता है तो कालांतर में वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कॉजेस। दूसरा जो है मैनेजेरियल कॉजेस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड अटेंशन टुवर्ड्स लेबर नीड्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सम ऑफ द मैनेजमेंट कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल। सो मैनेजेरियल कॉज का मतलब क्या होता है, कंपनी का अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट होती है। सो मैनेजमेंट को थोड़ा सा लिबरल होना भी पड़ता है, थोड़ा सा टेक्टिकल होना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट कहीं चूक गई और उसके चलते अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसको मैनेजेरियल कॉजेज डिस्प्यूट ही कहते हैं। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विल बी द ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजेरियल लैक्स मैनेजेरियल कॉजेज। सो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ द वर्कर्स विदाउट एनी रीजन। वर्कर्स की छटाई, बोलते हैं हमारे पास प्रोडक्शन कम हो गया है, हमारे पास वर्कर की कमी है, इतने लोगों को कल से आने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ की श्रेणी में। रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ में फ़र्क है। जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की चर्चा करेंगे उसमें हम इसकी विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। द इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट टू इनिशिएट लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पुअरली बिल्ट एंड डिससेटिस्फाइंग रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। सो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होनी चाहिए वो तो ठीक ठाक होनी चाहिए, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इट मे बी ए रीजन फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। द एम्प्लॉयर डज नॉट कंप्लाई विद द एग्रीमेंट एंड कोड्स सच एज कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो एम्प्लॉयर को क्या करना है, कोड ऑफ डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है, और बार्गेनिंग जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसके रूल को भी फॉलो करना। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण बन सकते हैं। द मैनेजमेंट डज नॉट एक्नॉलेज द ट्रेड यूनियन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन मेंबर्स, दैट इज द वर्कमैन। सो ये तो एक बिग इशू है। अगर मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, क्योंकि पता है कि ट्रेड यूनियन होने के बाद से ये पावरफुल हो जाएंगे और इनकी बातें हमें माननी पड़ सकती है। सो मैनेजमेंट, हो सकता है कि मैनेजमेंट ये प्रयास करे कि हम ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। अगर वो लॉजिकल है, अगर वो लीगली है तो रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उसके चलते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकते हैं। Government machinery. At times, the government lacks a suitable strategy to address industrial disputes. तो क्या है, इससे पहले हमने बताया था आपको, जो डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयर टू वर्कमैन भी हो सकता है, वर्कमैन टू वर्कमैन भी हो सकता है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर भी हो सकता है, और वर्कमैन टू
गवर्नमेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉयर टू गवर्नमेंट भी हो सकता है। सो इसमें मल्टी फेसेट है। क्या है, गवर्नमेंट के पास कुछ मशीनरी है, अगर वो गवर्नमेंट मशीनरी ठीक से फंक्शन नहीं करेंगी तो इट मे लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। द नीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट कंसिडर्ड सीरियसली, ये तो होना ही चाहिए। डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद इंडस्ट्रियल कल्चर एंड क्लाइमेट चेंजेस, क्या होता है, इंडस्ट्री जो चलाई जाती है उसका एक इंडस्ट्रियल कल्चर होता है। इंडस्ट्रियल कल्चर जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उसके अनुसार हमें भी अडेप्टेबिलिटी लानी है। इंडस्ट्रियल कल्चर प्री ग्लोबलाइजेशन अलग था और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन अलग है। इंडस्ट्रियल कल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अलग हो सकता है, आईटी सेक्टर का अलग हो सकता है। सो इंडस्ट्रियल कल्चर का को भी ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार उस इंडस्ट्री का क्या कल्चर उसको फॉलो करना है, और वो जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट मशीनरी की है। सो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी मे लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। द एम्प्लॉयर्स meagerly अप्लाई दिस सेटलमेंट मशीनरी। कुछ सेटलमेंट मशीनरी भी होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम पढ़ेंगे। सो सेटलमेंट मशीनरी जो होती है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, या तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश ही नहीं किया, या वो मशीनरी ठीक से फंक्शन ही नहीं कर रही है, ऑफिसर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो स्टाफ है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इट मे लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। There is a low level of trust of the employers and the employees over the government settlement machinery। क्या है, गवर्नमेंट की जो सेटलमेंट मशीनरी है उसके जो सक्सेस का जो मेन सोर्स है वो है ट्रस्ट। अगर एम्प्लॉय का उन पर ट्रस्ट है, अगर एम्प्लॉयर का उन पर ट्रस्ट है तो मशीनरी तो सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर किसी न किसी कारण से ट्रस्ट डिफिसिट हो गया, ट्रस्ट की कमी हो गई, तो इट मे लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कंपलसरी आर्बिट्रेशन भी होता है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है। कंपलसरी आर्बिट्रेशन मशीनरी में आ जाएगा, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एक अपना प्रोसेस है सेटल करने के लिए। सो द टू वर्ड आर्बिट्रेशन रेफर्स टू द सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट म्यूचुअली विद द हेल्प ऑफ एन आर्बिट्रेटर। सो दोनों पार्टी, चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयर चाहे एम्प्लॉयर हो, ये दो जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है, ये दो डिस्प्यूटिंग पार्टी एक आर्बिट्रेटर को चुनती है, एक थर्ड पर्सन को चुनती है जो न्यूट्रल होता है, और उनसे वो अपना सेटलमेंट कराने का प्रयास करती हैं। In voluntary arbitration, there is a third party involved in the settlement process. Its decision can be biased or unacceptable by either of the parties, which can result in further conflict. So generally जो arbitrator जो select किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं, वो दोनों पार्टी के एग्रीमेंट से चूज किए जाते हैं और दोनों पार्टी उन पर भरोसा रखती है। आर्बिट्रेशन का जो सेटलमेंट जो होगा, सेटलमेंट आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन का लीजिए, जो डिसीजन उनका होगा, वो डिसीजन जो होगा वो नॉर्मली दोनों पार्टी एक्सेप्ट करती है कि हम पर बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर उस डिसीजन में कहीं कुछ ज़्यादा ही लैप्स आ गए और उस पर पार्टीज भरोसा नहीं करती हैं, तो ये क्या होता है, ये फर्दर एस्केलेट्स टू बिगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को भी इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। वेज बोर्ड, the Indian government has set up a wage board for determining the suitable wages of the workmen or laborers. When the workmen are dissatisfied with their remuneration, there arises a condition of an industrial dispute. So wage board होता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पे कमीशन होता है, वैसे ही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए वेज बोर्ड होता है। तो वेज बोर्ड टाइम टू टाइम उनका जो मिनिमम पे रिक्वायरमेंट है उनको वो फिक्स करते हैं। अगर वो उनके पे फिक्सेशन से अगर वर्कर डिससेटिस्फाई हो गए, 100% सेटिस्फाई तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंसेज आ गए उनके एक्सपेक्टेशन में और इनके डिसीजन में, इट मे लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, the government created joint management council which
consist of equal representative of both the parties to deal with the workers problem, but the idea failed due to the lack of efficiency and progress. जो क्या होता है, जेएमसी में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठते हैं और जेएमसी में डिस्कस किया जाता है वो सारे इश्यूज जिन पर बात करनी चाहिए। होता यह है कि ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है वहाँ पर बात करने के कुछ टैक्टिक्स होते हैं, कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं। अगर उतना वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है अगर उसके इंटरेस्ट कुछ डेविएटेड है तो ऐसे में क्या होता है, जेएमसी जो होता है वो फेल हो सकता है, और अगर जेएमसी फेल हो गया इट मे लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, वीक एंड मल्टीपल ट्रेड यूनियंस रिजल्ट्स इन मोर कॉन्फ्लिक्ट। 10 के 10 अगर ट्रेड यूनियन पैदा कर देंगे वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर होता रहेगा। तो जहाँ भी मल्टीपल ट्रेड यूनियन होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर सपोर्टिंग ए पार्टिकुलर ट्रेड यूनियन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। सो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स चलता है। पॉलिटिक्स जो है वोट पॉलिटिक्स होती है, तो वोट पॉलिटिक्स के लिए कई बार अगर पॉलिटिशियन किसी ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करने लगे, किसी ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट में जाने लगे, कुछ इंटरफेरेंस करने लगे, बिग प्रॉब्लम हो सकता है। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन में बहुत स्ट्राइक होते हैं, ये इंडिया देख चुकी है। जब भी चाहे स्टेट का गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल का गवर्नमेंट हो, जब भी अनस्टेबल गवर्नमेंट होंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बहुत होते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वोटिंग इस तरीके से करें कि गवर्नमेंट चाहे जो भी बने अस्थाई गवर्नमेंट बने। In some organizations, collective bargaining is not allowed since the workmen are not even permitted to make trade unions. So ये भी गड़बड़ है, वो ट्रेड यूनियन ही नहीं बनाएगा और कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं करने देंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। 1926 में ही ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास हो गई और उसके अनुसार ट्रेड यूनियन बनाने का उनका राइट है और वो परमिट करनी चाहिए। अदर रीजन्स कैन बी करप्शन, अपरेंट कंजम्पशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे भी कारण हो सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। सो जिस तरीके से घर में अशांति होती है कारण अनेक हो सकते हैं, उसी तरीके से इंडस्ट्रीज में भी अशांति अगर हो जाए तो उसके भी कारण अनंत हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारणों की चर्चा हमने यहाँ पर की। अब प्रश्न ये है कि जब इतने कारण बन जाते हैं और उससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता, तो उसके आउटकम क्या है? क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर उसको नहीं रिजॉल्व किए इट मे लीड टू स्ट्राइक बाय ट्रेड यूनियन और वर्कर, इट मे लीड टू लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एसोसिएशन। स्ट्राइक जो है एम्प्लॉयज का, वर्कर का, ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा हथियार है अपनी बातों को मनवाने के लिए। लॉकआउट है एम्प्लॉयर का एक बहुत बड़ा हथियार है, चलो नहीं मानते बंद कर रहा हूँ कंपनी में, बंद करने के बाद से नेगोशिएशन चलती है। तो इसलिए इन दोनों की ज़रूरत न पड़े इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसमें स्ट्राइक और लॉकआउट है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जो भी हम मटेरियल अपलोड कर रहे हैं उसको हम SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया कीजिए। बाकी हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल, इस पर पहले से ही ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप इन पर जा करके अपनी इच्छा के अनुसार इनका स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए SGKG स्टडीज 2.22 है, इस पर 196 अभी तक क्लासेज अपलोड किए जा चुके हैं। ये SGKG 2.22 है और इस पर मोर देन 1000 इस पर वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पर जा कर के
अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं। पर्पस क्या है? मेरिट लिस्ट में अपना नाम आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो मेरिट लिस्ट में अपना नाम आना चाहिए। और जैसे भी क्या है उसका एक ही तरीका है, स्टडी स्टडी स्टडी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।